ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवद गीता के गायक भगवान श्री कृष्ण जी को मेरा प्रणाम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम है। 2 दिन पहले हम लोगों ने आदि शंकर भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जन्मदिन मनाया है, उनको भी प्रणाम अर्पित करता हूँ। और इससे पहले कि भगवद गीता में जाएं, हम लोग अभी वैश्य और शूद्र जो जी के बारे में चल रहा है अभी, तो उस पर थोड़ा सा पढ़ा था वैश्य के ऊपर, वैश्य धर्म के वर्ण के ऊपर, तो उसको आगे बढ़ा के फिर थोड़ा शूद्र के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले भगवान आदि शंकराचार्य का बहुत सारे स्तोत्र उन्होंने लिखे, प्रकरण ग्रंथ लिखे हैं, टीका लिखे हैं और अनेक स्तोत्र भी लिखे हैं। उसमें से एक स्तोत्र जो बहुत ही फेमस है वो है निर्वाण षटकम। अद्वैत वेदांत का एक बहुत अच्छे ट्रिटाइज है ये, जिसके वो 6 स्टांजा है, उसमें 6 पद है। उसको भगवान शंकर ने, आदि शंकर ने 8 वर्ष की उम्र में जो गुरु से मुलाकात करने गए थे, गुरु से मिलन अभी तक नहीं हुआ है, गुरु के वहाँ समक्ष उपस्थित हैं। गुरु जी ध्यानमग्न है, समाधि में है और समाधि से उठते हैं। एक अत्यंत किंवदंती है। तो एक मिराकल एक होता है, आदि शंकर के द्वारा है, उससे समाधि भंग होती है गुरुदेव की। गोविंद पाद आचार्य, भगवत गोविंद पाद आचार्य, तो वही वो जो प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न के उत्तर में जो ये बोलते हैं, ये अद्वैत वेदांत का एक बहुत अच्छे श्लोक है, निर्वाण षटकम। ये आत्म षटकम भी बोलते हैं, उसका आत्मा षटकम भी बोलते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् इत्यादि इत्यादि, उसको पढ़ेगा भी, मैं उसी को भी गाऊंगा। उस फंक्शन की स्मृति में, जो स्मृति में जो 2 दिन पहले 2 तारीख को, 2 मई को हम लोग ने सेलिब्रेट किया है आदि शंकराचार्य के 1238वां आविर्भाव दिवस। ये निर्वाण षटकम। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राणसंज्ञो न वै पंचवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायुः। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञः। अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मृत्युर्न शंका न मे जातिभेदः
पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। इस सारे अस्तित्व को नकारते हुए नेति नेति न इति न ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं नथिंग, इसमें जिसको उपासना हम करेंगे ब्रह्म जो है वो उसी को हम जो पहुँचते हैं उनके पास, सबको निगेट करते करते जो सब खत्म हो गया कुछ नहीं है वही है। वो क्या है? आदि शंकर बोलते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं क्या हूँ? वो सच्चित आनंद स्वरूप हूँ जो ईश्वर के एट्रीब्यूट से गुण है उनका, सच्चित आनंद, या उसको अन्यत्र अस्ति भाति और प्रिय भी कहते हैं। सत्वत है एग्जिस्टेंस, चित नॉलेज और ब्लिस आनंद ब्लिस। तो एग्जिस्टेंस नॉलेज ब्लिस एब्सोल्यूट, जो बस यही जो है वो है ब्रह्म है, वही वो, बाकी उस पर और कुछ नहीं है। सबको देखा हम लोगों ने मना किया, निगेट किया है। ठाकुर बोलते हैं ना कि ना करते हुए दिन नति नेति 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 करके सबको त्याग दो, खत्म हो जाएगा, तो जो बचा को वो ब्रह्म वस्तु बचा है। लेकिन ठाकुर बोलते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद भक्त देखता है, साधक देखता है कि जितना जीव जगत जो कुछ है सब तो ब्रह्म ही तो हुए हैं, उन्हीं के प्रकारांत में उन्हीं के ही तो रूप है। तो इसलिए आपको ऊपर हमेशा रहने की जरूरत नहीं है। लेट्स कम डाउन टू द लेवल ऑफ लीला। नित्य में न रह के ठाकुर बोलते कि मैं नित्य और लीला दोनों के बीच में हमेशा आना जाना करता हूँ। तो रहना कहाँ हमको? लीला में रहना है, आनंद मनाते हुए आनंद में रहना है, और ईश्वर को कि उनका उपासना अपने हिसाब से करने का भाव से। तो ये हम लोग निर्वाण षटकम में पढ़ा। अब आते हैं हम लोग भगवद गीता के वर्ष नंबर 44 जो है ना, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो वैश्य का कर्म क्या है? कृषि गोरक्ष वाणिज्य, ये उनका वैश्य कर्म है। तो ये 3 में बोल दे खत्म कर डाला। लेकिन वैश्य का बहुत सारे ऐसे कर्म हैं। मुख्य रूप से हम लास्ट टाइम सिर्फ पढ़े थे, अंतिम जो शेष कर रहे थे, क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति के बनाना एवं संपत्ति को ठीक ठीक समाज में डिस्ट्रीब्यूट बांटना, बांट के खाना, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हम जिसको कहते हैं। तो ऐसे क्रिएटर ऑफ वेल्थ लास्ट टाइम हमने केवल टाटा एम्पायर का लिया था। टाटा एम्पायर के ऊपर जब JRD टाटा जो है, तो उन्होंने क्या बना था? JN टाटा, जामशेदजी नसीरुद्दीन टाटा, JRD नहीं, तो बाद में आए जामशेदजी टाटा, जिनकी मुलाकात स्वामी जी से हुई थी, हम चर्चा लास्ट टाइम किए थे। और उन्होंने विशाल एम्पायर तब टाटा स्टील का ही उन्होंने बनाया था उन्होंने, बट इट्स ए क्रिएशन ऑफ वेल्थ। और उसके ऊपर जीवनी लिखी गई है, किताब का नाम है क्रिएशन ऑफ वेल्थ बाय RM लाला। वही RM लाला ने आगे चल के JRD टाटा का भी एक जीवनी लिखी है, बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन करके, बहुत सुंदर सुंदर किताब है उनके ऊपर। जो ग्रेट लाइफ्स नो भारतवर्ष को, या है कि जो इकोनॉमी के जो देन उनका है अभूतपूर्व है, ठीक है। और साथ में सो मच ऑफ व्हाट इज द कंसर्न फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए उनका जो अवदान है ये अतुलनीय है। हम कल्पना नहीं कर सकते, और कोई भी एम्पायर ऐसा नहीं होगा जो फिनेंशियल एरिया में है जिन्होंने समाज के लिए इतना कुछ किया है। आप कल्पना करिए कि 1907 से 11 के बीच में 11 में टाटा स्टील चालू हो गया था, तो तब से भारत स्वतंत्रता पहुंचे को 40 साल तक बाकी था। राष्ट्र के देश के समस्त जो लेबर है, श्रम कानून जो आए हैं वो सब आए हैं 1951 में। लेकिन उससे
करीब 45 साल पहले जमशेदजी टाटा ने जो एम्पायर बनाया, लेबरर की वेलफेयर के लिए, श्रमिकों के जो तब तक कुछ भी नहीं था, सो मच ऑफ व्हाट इज हैरेस्ड, उनको इतना एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनका शोषण होता था लेबर क्लास का। लेकिन जमशेदजी टाटा ने जो नियम कानून बनाया, बहुत वेलफेयर मेजर्स, आई मीन इट कैन नॉट बी इमेजिन राइट नाउ सिटिंग टुडे, आज जबकि 1951 में बना भी था, लेकिन उससे 40 साल पहले 45 साल पहले जो बनाए हैं, कितना कंसर्न, कितना विचार, उनकी कितना सोच, कितना करुणा से भरा उनका हृदय रहा होगा कि उनके सब जो भी फैसिलिटी देना चाहिए उन्होंने दिया था। तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ, तो भविष्य का काम क्या है? क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड इट्स क्या डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके लिए हमने चर्चा की थी कृषि, एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, गोरक्षा और वाणिज्य ट्रेड। ये 3 मुख्य रहता था उस समय में। या तो खेती करते थे, या तो गाय पालते थे, हाँ, या तो कुछ ना कुछ व्यापार करते थे। तो ये स्थिति उससे लेकर आज जो स्थिति में है, जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, ट्रेमेंडस डेवलपमेंट हो रहा है। आप सोचिए उस समय हम पढ़ते थे, हमारे छठपन में, मतलब क्लास 6, 7, 8, 9 में जब पढ़ते थे, तो तब पढ़ते थे कि भारत की जो अर्थनीति जो है, ये फिनेंशियल जो नीड आते हैं रिसोर्सेस, 80% आता है एग्रीकल्चर से। और आज 25-26% रह गया एग्रीकल्चर से, बाकी कहाँ चला गया? टुवर्ड्स इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर, हाँ, ये सब चला गया है। तो इंडस्ट्री का आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। लेकिन इंडस्ट्री, ट्रेड आज भी ट्रेड है, आज भी कृषि हो रही है। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, जो उन्होंने मॉडर्न आधुनिक जो तकनीकी जो ईजाद कर रहे हैं, उसके कारण कृषि भी का भी काफ़ी विकास हुआ है। नहीं तो देखिए, इतनी ज़मीन होने के बाद भी पिछले समय में गेहूँ हम लोग को कभी कभी आयात करना पड़ता था, और हुआ था ये। तो अमेरिका से जो PL 480 स्कीम में, जो बहुत पहले के बाद, बहुत पहले, हम तो छोटे थे तो मेरे ख्याल में, तब जो अमेरिका से आता था, रेड कलर का गेहूँ आता था, ड्यूरम व्हीट भी कहते थे उसको, तो वो करते थे। और आज इतना कम ज़मीन होने के बाद, ज़मीन की जो रकबा जो है बहुत कम हो चुका है, लेकिन फिर भी भारत अभी नेट एक्सपोर्टर कंट्री हो चुका है ग्रेन्स का, जहाँ तक सवाल है। तो ये कैसे होता है? इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर जो होता है उसके कारण होता है। तो एग्रीकल्चर स्टिल इज़ देयर, कैटल रियरिंग है इन ए डिफरेंट फॉर्म है। पहले गाय पालते थे, ठीक है, उससे देसी गाय भी होते थे। आजकल एक कमर्शियल जो चल पड़ा है, जिसके कह सकते हैं कि शुभारंभ या उनके जो बहुत बड़ा काम उनके लिए किया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, भारत के जो व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति जो आया था दूध के ऊपर, एंड इट स्टार्टेड इन गुजरात, हाउ दैट पर्सन स्टार्टेड, सी दिस इज अगेन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, कैटल रियरिंग। लेकिन उन्होंने कैसे किया? कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के, हाँ, संघ बना के, सब गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के दूध, गाय पालना, उसका दूध को लाना, सोसाइटी बस बनाना, सोसाइटी से फिर यूनियन में आएगा, प्रत्येक जिला में एक यूनियन हुआ, सब मिल के फिर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन हुआ। और इस तरह का, जैसे अभी मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो हर कर्नाटक में है, यूपी में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में, हर स्टेट में ये जो मिल्क रिवॉल्यूशन, ये कैसे हुआ? पहले तो नहीं था ये सब चीज़ें, पहले अपने घर में करते थे, आपस में एक्सचेंज हो जाता था। ये जो ट्रेड में है, एंड ये सब वैश्यों का काम है। तो ट्रेड है और एग्रीकल्चर हो गया, कैटल रियरिंग रखिए गया, तो धीरे धीरे बहुत ज़बरदस्त उसका डेवलपमेंट हो चुका है उसमें, इंडस्ट्री में। और ये परप्लेक्सिंग है वो, अब इंसान सोच भी नहीं पाता कितने आगे बढ़ चुके हैं हम लोग इस मामले में, और आगे और काम चल रहा है। तो ये बस क्या। अब वैसे कौन कौन है बोलते हैं? ये जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, काम कुछ करते हैं, शिल्प का काम करते हैं सब, हैं, ये सब होता है। आर्टिसंस जो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, ये सब हम देखते हैं, ये सारे के सारे, क्योंकि वो जो वर्किंग करते हैं वो सब हैं। तो ये सारे टेक्नीशियंस जितने हैं, ये सारे के सारे क्या आते हैं? ये सब वैश्य होते हैं। और एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं कमेंटेटर भगवद गीता के, बोले कि इवन जो आजकल जो मॉडर्न लोग जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, उसको भी वैश्य कम्युनिटी में लिया जा रहा है, क्योंकि दे आर क्रिएटिंग वेल्थ।
एक ठीक है अपने लिए कमाते हैं, लेकिन आखिर पैसा तो उन्हीं का, सोसाइटी का है ना। एक वकील खूब, एक वकील तो है लाखों लेते, करोड़ों में लेते हैं, लाख से मिलियंस में। एक सड़ा सा, अभी रिसेंटली में मेरा एक मित्र से क्या परिचित व्यक्ति भिलाई में मिला, कुछ उनका प्रॉब्लम था, सम इंटरनल प्रॉब्लम। बोले कि सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हमारा केस लिया है, एक स्टैंडिंग के लिए ही चार्जेस 25 लाख, और हम बड़े बड़े एफ.एस. नरीमान और कपिल सिब्बल जैसा बड़े बड़े वकील है जो करोड़ों में लेते होंगे शायद। बट देन दे आर क्लासिफाइड एज वैश्यस, दे आर क्रिएटिंग वेल्थ। हो सकता है कि ब्राह्मण उसमें हो सकता है कि ए विष्णु जैन जो है अभी हैं, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन जो राम मंदिर के काम केस लड़ते हैं, क्या बड़े बड़े वकील है, सो है, दे मस्ट बी चार्जिंग करोड्स। ये ठीक भगवान श्री राम के लिए वो लोग काम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन ये सब बड़े बड़े वकील हैं। और शास्त्र कहता है कि ये सारे हमारे क्या किस में आते हैं, वैश्यस में आते हैं। उसमें इवन डॉक्टर्स ऑल्सो, डॉक्टर ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन बाय प्रोफेशन ही इज अगेन ए वैश्य, ही इज क्रिएटिंग वेल्थ। हाँ, जब हॉस्पिटल चलाता है तो धन संपत्ति उसको आता है। देखिए भगवान कृष्ण ने गीता में हम पहले पढ़ चुके हैं कि चार वर्ण भगवान कृष्ण ने बनाया था। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। 4 वर्ण मैंने बनाया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। पर किसके लिए, कैसे, अब पढ़ेंगे, हम देखेंगे क्या बातें, सुंदर सुंदर बातें हैं। शूद्र कौन हो सकता है, बहुत उच्च जाति का व्यक्ति भी शूद्र हो सकता है। इसको हम जब शूद्र के ऊपर चर्चा करेंगे तो पढ़ेंगे। अभी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये सबको ले लिया कि इसमें हम लोगों ने प्रोफेशनल से ना, जो प्रोफेशनल है अपनी बुद्धि के बल पर पैसा कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं वो लोग। बट दे आर स्टिल, सिंस दे आर क्रिएटर्स ऑफ वेल्थ, दे आर क्लासिफाइड एज वैश्यस, वैश्य करके रहता है। और इनका धर्म क्या है, ये जो वैश्य का धर्म क्या है, प्रत्येक का धर्म है एक ब्राह्मण का जैसे धर्म है, बहुत उदात्त है। जो पढ़ चुके हैं हम 3 क्लास 4 क्लास में हम लोगों ने भगवद गीता की सीरीज़ में उनको बनाया था ब्राह्मण के ऊपर, हाई क्लास सुपरलेटिव क्वालिटीज। तो ये एक उनका भी धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। समाज को गति देना, समाज को शिक्षा प्रदान करना, समाज को धर्म के मार्ग में ले जाने का है, ये सब है। तो वैश्य क्षेत्र का भी पढ़े हैं, तो प्रत्येक का एक एक धर्म होता है। तो वैश्य धर्म भी क्या है, ये सब समाज की सेवा कर सकते। कैसे, अपना देयर थ्रू देयर कॉलिंग। व्हाट इज कॉलिंग, माई ओन कॉलिंग, आई हैव गॉट ए कॉलिंग। मेरा जो खासियत है, मेरा जो एक्सपर्टीज जिसमें है, मैं जिसमें माहिर हूँ जिसके, वो मेरा कॉलिंग है। मैं अगर एक डॉक्टर हूँ तो मेरे जो हुनर है उसके कारण मेरा, बिकॉज आई नो, जब बड़ा बड़ा डॉक्टर कितना खर्चीला है वो डॉक्टर्स लोग सब, तो लेकिन वो जो जान बचाते हैं उनका कला है। पहले ज़माने में कुछ था ही नहीं, खाली होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में चलता था। और तो एलोपैथी में आके न जाने कितना बड़े बड़े इन्वेंशंस हो चुके हैं। पहले लोग असाध्य हुआ करते थे, लेकिन उनका एवरी डॉक्टर हैज़ हिज कॉलिंग, एवरी लॉयर हैज़ हिज कॉलिंग, एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ हिज कॉलिंग। अपने अपने एक्सपर्टीज है। एक हमारे अंबिकापुर छोटा सा शहर में देखते हैं कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट, ढेरों, उसमें कुछ खास जो है जो करोड़ों का बिजनेस करते हैं। सो थ्रू देयर कॉलिंग। और लेकिन एक बात छोड़ दिया, करो पैसा खूब कमाओ, लेकिन अगर आप एक्सप्लॉइट करोगे लोगों को, उनको पैसा ऐंठने के लिए उनसे झूठे उपाय में अगर उनसे पैसा लो, आपका अगर फीस 1 लाख है, 1 लाख लीजिए, देखा उसके पास पैसा है तो 5 लाख करना, ये एक्सप्लॉइटेशन हो गया। आजकल बहुत सारे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल्स में भयंकर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में, बड़े बड़े जो ब्रांड नेम से हैं, द मोमेंट यू एंटर इनसाइड, आई मीन, तो सारे वो हॉस्पिटल में जितने इंस्ट्रूमेंट है सबकी आपका जांच हो जाएगा, आपको आवश्यकता हो या ना हो। जांच के बाद डॉक्टर के पास सारे रिपोर्ट आएंगे, थोक गुच्छा एक बंडल में आएंगे, वो देखेगा तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, भले आपको हुआ है नहीं हो। मुख्य हम गए हैं कुछ रोग दिखाने के लिए, तो अब वो 50 तो तरह टेस्ट कर लेगा वो। ये क्या है, दिस इज एक्सप्लॉइटेशन। ये एक्सप्लॉइटेशन है, ये उनको शोषण है ये। अगर ऐसा करता है तो ही इज ऑफेंडर, मॉरली नॉट लीगली।
लीगली नहीं है इसीलिए कि उसने को आपको तो बाध्य नहीं कर रहा है उसके पास जाने के लिए। साधारण डॉक्टर का फीस 400 रुपया, 500 रुपया। अगर एक डॉक्टर 1000 रुपया चार्ज करता है, वो आपको बाध्य नहीं करता, आपको तो जा सकते नहीं जा सकते हैं। आपको 1000 रुपया ज़्यादा लगा, आप उस डॉक्टर के पास जाइए जहाँ 500 रुपया फीस है। बड़ी सीधी बात है। तो ये बट मॉरली ही इज़ एक्सप्लॉइटिंग यू, ही इज़ ऑफेंडर। तो हम बाध्य होके जाते हैं हम लोग उसके पास। लॉ में हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ाते थे, ये लॉ का टॉपिक है LLB का। बोलते हैं कि देयर आर सर्टन पीपल जिनका इन्फ्लुएंस हमारे पर इतना ज़्यादा है, हम उनको मानने को कभी बाध्य हो जाते हैं। जैसे घर में पिताजी है, माँ जी, माँ से ज़्यादा पिताजी। वट एवर यू टेल दैट इज़ फाइनल फॉर अस। आजकल ठीक बात अलग है, बड़ा हो जाता है झगड़ा करता है। वकील आपको जो कहेगा आपको वहाँ साइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पावर ऑफ अटॉर्नी उसको दे दिया है, वकालतनामा उसको वकालतनामा दे दिया है। वो क्या ये करेगा, ये करना, ये साइन करो, ये साइन करो करना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा, देना ही पड़ेगा। घर से बेच के भले हम जमीन बेच के दें। ये डॉक्टर, पंडित, पुरोहित भी ऐसे ही है। तो ये सब जो है ना, डॉक्टर हो गया, ये सब जो डॉक्टर भी जो कहेगा उसको करना पड़ेगा। ये करना तो करना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे एक्सप्लॉइट भी करते हैं। दैट मीन्स दे आर मॉरली दे आर ऑफेंडर्स, नॉट लीगली। आप उनको चाहे तो नहीं भी जा सकते थे। कुछ लोग इंटॉक्सिकेंट बनाते हैं, ये नशीली दवाएं बनाते हैं, वो भी ऑफेंडर्स ऑफ द सोसाइटी है। उनको है वो गलत काम कर ही रहे हैं, ये पक्का है। तो उनको वैसे की श्रेणी भी न लेके उनको न जाने किस श्रेणी में लिया जा सकता है, वो ऑफेंडर्स है। पर अगर ये प्रूव कर दें ये मैं जो चीज़ बना रहा हूँ ये मेडिसिन के लिए है, तो फिर ऑफेंस उसको नहीं होता, लगता नहीं है। जो चीज़ मेडिसिन के यूज़ के में भी आता है उसको मानते हैं कि ठीक है, ये चलता है, बिकॉज इट इज़ यूज्ड एज ए मेडिसिन। अदरवाइज इंटॉक्सिकेंट, शराब, दारू, गुटखा, ये सब चीज़ें जो है इसको बनाना बेचना ये रॉन्ग है। वो ये सोचिए, आई मीन क्यों ये चर्चा करते हैं? वो भी ट्रेड है, बिजनेस करते हैं, दे आर क्रिएटिंग वेल्थ, बट इट इज इन रॉन्ग वे, गलत उपाय है, इसलिए उसको करना नहीं चाहिए। उससे हमको इसलिए लॉ में कुछ कुछ दे देता है, उनका कौन सा धर्म है और कौन सा अधर्म है। मेडिसिन लॉन्ग बैक आई रिमेंबर, ये इसलिए कह रहा हूँ, हम लोग शराब है कोई ब्रांड में 30%, 34% ऐसा कुछ अल्कोहल कुछ होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स वो खाते थे कफ एक्सपेक्टोरेंट, कफ सिरप होता है, तो बेनाड्रिल टाइप के, और कुछ होता है कोरेक्स टाइप का, भयंकर, बहुत ज़्यादा उसमें अल्कोहल होता है। तो जो बोलोगे अरे तुम क्यों खाते हो बेटा? नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, मैं खांसी है। अरे भाई उससे अल्कोहल है, क्यों पीते हो? अल्कोहल क्यों पीते हो बोल दोगे, नॉट दवा, अल्कोहल क्यों पीते हो? क्या पीते हैं? सर मेडिसिन में जो है ना उसमें इससे ज़्यादा अल्कोहल है। तो ये उनके ऐसा बोलेंगे मेडिसिन में ज़्यादा अल्कोहल है, मेडिसिन तो मेडिसिन है, तो इसको अल्कोहल की ज़रूरत है इसलिए पीते हैं। इसके तो तुम ये दारू पियोगे बैठ के, शराब पियोगे बैठ के, ऐसा। क्योंकि मैं चीफ वार्डन रहा हूँ तो कितना लोगों को पनिश किया है, घर भेजा गया है, रस्टिकेट किया गया इस काम के कारण। इसीलिए मेरे को याद आ रही पुरानी बातें। ये 1996 से लेके 2004 के बीच के 9 साल की मामला है ये, जब मैं प्रोफेसर भी था और चीफ वार्डन था हॉस्टल्स के। तो ये सब इंटॉक्सिकेंट की बात है। तो वेर देर ऑफेंडर्स विद द सोसाइटी। अब ये हो गया वैश्यस। अब आते लेट्स कम टू शूद्रस। हु आर शूद्रस? तो ब्राह्मण पढ़ लिया, क्षत्रिय पढ़ लिया, वैश्य पढ़ लिया, और लास्ट में शूद्र। डेफिनेशन क्या कहते हैं? परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। ये शूद्र का क्या काम, एक ही शब्द में बता दिया, परिचर्या, हेल्पिंग अदर्स, गिविंग असिस्टेंस टू अदर्स। कोई भी काम जो एक सबऑर्डिनेट के हिसाब से, कि पीएन के हिसाब से, क्लास 4 स्टाफ, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो दूसरे की सेवा करने के लिए रखे जाते हैं, दे आर ऑल शूद्रस। ध्यान रखें,
जन्म से ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, लेकिन काम क्या करता है? शूद्र का काम करता है। तो शूद्र का ये बोलते हैं, जो एक एज ए डेफिनेशन बोलते हैं कि दे ओनली रेंडर फिजिकल हेल्प, लेबर, फिजिकल लेबर कहते हैं, और अपने लोगों के डायरेक्टिव्स पे काम करते हैं वो, और अपने कुछ कॉलिंग नहीं है। जैसे मैं कॉलिंग बोला ना, हमारी कोई एक्सपर्टीज, मैं वकील हूँ, मेरा कॉलिंग है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा कॉलिंग है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ये मेरा खासियत है, ये मैं ये पढ़ाई की है और इसमें मेरे को मास्टरी है। कंपनी सेक्रेटरी हो गया, जितने प्रोफेशंस होते हैं, कमर्शियल और लीगल और कोई भी, हाँ, ये सब प्रोफेशंस है। पर जो एक अपने आप को जो लेबर क्लास जो है, जो केवल फिजिकल हेल्प देता है, असिस्टेंस लोग देता है, उसका कॉलिंग नहीं है। उसको जहाँ जिससे बुलाए उसको जाना पड़ेगा। आज यहाँ 1000 रुपये में काम करता है, कल उसको 1500 रुपया जब मिल जाएगा वो चला जाएगा। पियन को हम लोग मान लीजिए 8000 देते हैं, और अगर कोई उसको 12000 मिलेगा वो चला जाएगा। ही कैन सेल हिज ब्रॉन एंड ब्रेन टू द हाईएस्ट बीडर्स। ये उनको कैपेसिटी है, उसकी जो शक्ति है, बौद्धिक शक्ति एवं शारीरिक शक्ति, ही कैन सेल। इस से मेरे को एक छोटी सी बहुत सुंदर बात याद आ रही है। अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे 1860 टू 1864, तो उन्होंने ऐसा एक वायरल है, उनके पुत्र के टीचर या प्रिंसिपल को एक पत्र लिखा था, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तब भी लिखा था। तो इसमें लिखते हैं बहुत सुंदर लेटर, हाउ यू विल टीच माई सन, मेरे बेटे को तुम्हें क्या क्या सिखाओगे टू बी ए मॉरल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो उसमें बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें एक जगह है, टीच माई सन टू सेल हिज ब्रॉन एंड ब्रेन टू द हाईएस्ट बीडर। मेरे बेटे को सिखाओ, ब्रॉन मतलब शारीरिक शक्ति, ब्रेन मानसिक शक्ति, इंटेलेक्चुअल पावर, ही कैन सेल टू एनीबडी टू द हाईएस्ट बीडर्स। जो उसको ज़्यादा पैसा देता है उसको दे सकता है, इट्स लीगल। मैं जो अपने उदाहरण दिया, 10 से 12, 10 से 15 तक चला जाता है, जम्प लिव्स दिस ऑर्गेनाइजेशन, गोज टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, उसको पैसे चाहिए, ये सर्विंग फॉर दैट पर्पस ओनली। लेकिन आगे बोलते हैं, टीच माई सन टू सेल हिज ब्रॉन एंड ब्रेन टू द हाईएस्ट बीडर्स, बट नेवर टू पुट ए प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल। लेकिन अपने हृदय, अपना ज़मीर, अपने विवेक के ऊपर कोई भाव न लगाए, कोई मूल्य न लगाए, क्योंकि शारीरिक मानसिक शक्ति बिक्री के लिए है, उपलब्ध है बिक्री के लिए, पर हमारी ज़मीर, हमारा विवेक, हमारा कंसाइंस, ये बिक्री के लिए नहीं है। सो नेवर टू पुट ए प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल। व्हाट ए ट्रेमेंडस, जस्ट ये मेरे को पूरे पत्र में 4 लाइन बहुत अच्छा लगता है। तो देखते हैं कि मॉरल सिटीजन कैसा होना चाहिए। कभी भी विश्वासघात नहीं, कभी भी झूठ फरेब नहीं, कभी भी किसको दबा कर उससे पैसा इकट्ठा ये करना नहीं है। एक्सटॉर्ट मनी जिसको कहते हैं, ये कभी नहीं करने का है। एक अत्यंत नैतिक सिटीजन बनाने के लिए अब्राहम लिंकन अपने टीचर को, पुत्र के टीचर को ये बताते हैं। सो बोलते हैं कि एक्सटॉर्ट नहीं करने का है, पैसा कभी नहीं करने का है, तो अपने कोई कॉलिग नहीं है, और सबऑर्डिनेट के हिसाब से है वो, कोई उनका कैपेसिटी नहीं कि अपना कुछ हुनर बनाए, वो हुनर तो नहीं है उसका भी। दूसरे बोलते हैं कि और कौन है शूद्र? कोई व्यक्ति अपने आप को किस दूसरे व्यक्ति के अंडर अपने आप को काम करने के लिए अपॉइंट करवा दिया। वही बात जो बात किए थे, एज ए हाउस मेड कह सकते हैं, हाउस हेल्पर कह सकते हैं, घर में किसी के नौकर है, या कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, ये करने के लिए, ये सब चीज़ के लिए जिसको रखा जाता है। एंड व्हाट ही डज, ये लोअर सबऑर्डिनेट, पेड लोअर सबऑर्डिनेट, किसी का असिस्टेंट के हिसाब से काम करते हैं, उसका कोई अपना निजत्व, व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है, जैसे कहा जाता है वैसे कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन में ये छोटे छोटे एम्प्लॉयज ऐसे ही होते हैं। मैनेजर्स जो है, हायर लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको कहा जाता है व्हाट टू बी डन। सी फाइंड द डिफरेंस। द मैनेजर्स, टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनको बोलना पड़ता है कि व्हाट टू बी डन, क्या करना है, बट दैट्स ऑल।
कैसे करना है उनको समझाने की जरूरत नहीं है। इट इज देयर लुकआउट, दे नो इट। बट नौकर को क्या बोलना पड़ता है, लोअर लेवल, व्हाट टू बी डन एंड हाउ टू बी डन, उनको बताना पड़ता है। तुम ये करोगे और ऐसा ही करोगे। आई मीन द प्रोसेस ऑल्सो दे हैव टू लर्न। सो दिस पीपल आर सबऑर्डिनेट्स, उनको बताना पड़ता है। वो तो बोल दोगे जाकर ये कर लो, आ जाओ, नहीं, तो समझा लो, जाओ वहाँ जाओगे, इस व्यक्ति को मिलोगे, वो तुम ऐसा करेंगे, वहाँ से करके आओगे, तो 3-4 स्टेप समझाएंगे, वो एग्जैक्टली एज पर इंस्ट्रक्शंस वो जाकर काम को समाप्त करके आएगा। ये हो गया पेड लोअर सबऑर्डिनेट, एंड उनको भी ये शूद्र की कैटेगरी में लिया जाता है। उसको वो हमेशा दे आर डिपेंडेंट अपना अदर्स, अपना कोई कॉलिग नहीं है, दूसरों के ऊपर हमेशा निर्भर करते हैं अपने दाना पानी के लिए, अपने जो रोटी कपड़ा मकान के लिए, बिकॉज उनका कोई हुनर नहीं है, कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कोई विशेष चीज़ में उनके ज्ञान नहीं है। इसलिए केवल वो आपके जो इंस्ट्रक्शन को निर्देशन, दिशा निर्देश क्या देंगे, उसको इंतज़ार कर अपेक्षा करते रहते हैं। जहाँ मिला फिर दे डू देयर वर्क। सो दे आर ऑल्सो शूद्रस। एक क्लर्क होता है, बाबू, और सरकारी बाबू जो है, बाबू काम करता है इंटेलेक्चुअल, लेकिन बाबू के ऊपर न जाने कितने लोग हैं। एक घर में बाबू है, छोटे बाबू है, उसके ऊपर एक ठो कई सारे बाबू हैं, एक बड़े बाबू होगा। हम लोगों ने देखा है मंत्रालय में, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले जाता था मैं ग्रांट के लिए रामकृष्ण मिशन का 2 साल 96, 93, 94, 95। तो पहले तो छोटे छोटे लोग होते हैं, पियन लोग, पियन के ऊपर एक छोटे बाबू होगा, कई सारे छोटे में लेकर बड़े बाबू होगा, जिसको सुपरवाइजर कुछ कहते हैं। उसके ऊपर एक अंडर सेक्रेटरी होगा, कई सारे बड़े बाबू लेके, फिर कई अंडर सेक्रेटरी लेके एक असिस्टेंट सेक्रेटरी होगा, एक डिप्टी सेक्रेटरी होगा, एक जॉइंट सेक्रेटरी होगा, फिर एक सेक्रेटरी होगा, फिर एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा। ऐसा ऊपर 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 हायरार्की चलता जाता है। तो जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, ये क्लर्क जो है ना, ये केवल बड़े बाबुओं के या ऊपर लोगों के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फील्ड काम अच्छा कर रहा है। ऐसे इंटेलेक्चुअल जॉब है, सब हिसाब करना, सारे व्यवस्थित रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो इंटेलेक्चुअल, जो कि एक पियन नहीं कर सकता, उसको क्लास 4 स्टाफ नहीं कर सकता, लेकिन ये व्यक्ति कर सकता है। बिकॉज इज क्लर्क एंड बिकॉज ही हैज़ नथिंग ऑफ हिज ओन टू से, अपने कुछ नहीं है, दूसरे के ऊपर केवल निर्भर करता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, उसको भी शूद्र की कैटेगरी में। और हमेशा ध्यान रखें, ये जो व्यक्ति होते हैं जिसने अपने आप को लोअर पेड एम्प्लॉय बनाया, वो ब्राह्मण क्षेत्र हो सकता है, जिस क्लर्क ब्राह्मण क्षेत्र वैसे हो सकता है, लेकिन काम क्या करते हैं, उनको रखा कहाँ गया, गुण कर्म विभाग सह। भगवान कृष्ण की बातें, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म के आधार पर उनको भाग कर दिया गया। लेबर क्लास पीपल, श्रमिक जो होते हैं, वो तो नेचुरली यही होंगे, क्या शूद्र कैटेगरी के रहेंगे लोग। उनका कुछ वही क्लासिफिकेशन एक ही मात्र है, क्योंकि आते हैं 6 घंटा 7 घंटा काम करते हैं, 9 बजे आते हैं, ये हमारा पेंटिंग अभी चल रहा है, वो क्या करेंगे, आते हैं कपड़ा निकाल कर एक गंदा कपड़ा पहन लेते हैं और बाल्टी में रंग लेके जाके रंग लगाते रहते हैं, या पुट्टी लगाते हैं, घिसते हैं, घिस के जो पेंटर का जो काम है वही करते हैं। शाम हुआ, हाथ मुँह थोड़ा धोया, फिर अच्छा कपड़ा पहन लिया, ना चल दिया, बस दिस इज़ देयर वर्क। ये लेबर क्लास पीपल, ये सारे शूद्र में आते हैं। लेकिन एक चीज़ बोलते हैं, ये तो पेड मैन है ना, पैसा ले रहे हैं, इतना कह के समाप्त करूँगा मैं। पेड होने के बाद भी पैसा भी ले रहे हैं, एक लेबर ले रहा है, लेकिन सारे लोग जो पैसा लेते हैं अपने काम के लिए, दे आर नॉट शूद्रस। फॉर एग्जाम्पल टीचर, एक स्कूल टीचर, एक कॉलेज के प्रोफेसर, ये सब क्या है, ये बिकॉज दे आर गिविंग नॉलेज टू द सोसाइटी। ले रहे हैं, ठीक है, अपने मेहनताना ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं सैलरी के बतौर, तो लेकिन वो उनका काम क्या है, गिविंग नॉलेज टू द सोसाइटी, समाज में लोगों को शिक्षित करना, उनके अंदर हुनर भरना, उनके अंदर एक्सपर्टीज देना। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में उनके इंजीनियर बनाते हैं, एक डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में लोगों को डॉक्टर बनाते हैं। हुआ डॉक्टर्स को हमने वैश्य कैटेगरी में ले लिया, लेकिन जो ज्ञान दे रहे हैं दे आर ब्राह्मण कैटेगरी में है।
तो पेड है, बहुत पैसा लेते हैं। आज के टीचर को तो 38-40 हज़ार 50 हज़ार रुपया जो हो गया, हायर हो गया तो प्रिंसिपल लेवल में 1 लाख से ऊपर पेमेंट उनका होता है। कॉलेज के प्रोफेसर लोग तो आजकल थोड़ा सीनियर हो गए तो 2.5 लाख 3 लाख रुपया पाते हैं। एक समय में जिसको बेचारा गुरुजी बोलते थे, बेचारा गुरुजी जाने दो, पुलिस अगर पकड़ लिया क्या है तो ना मैं गुरुजी हूँ, अच्छा गुरुजी हो जाओ तुम्हें छोड़ दिया, बेचारा गुरुजी, तुम्हारे पास कहाँ से पैसा मिलेगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, पैसा खूब मिलता है उनको। तो टीचर जो है, स्कूल मास्टर, उसका बिकॉज फ्रेम ऑफ माइंड, उसका मानसिक जो स्थिति को देखते हुए मन उसका भाई ऊँचा है, क्योंकि इसका कर्म क्या है, ये ज्ञान दान करना का है लोगों को, विद्या दान करना, ज्ञान दान तो ना कहे, ज्ञान दान तो हाईएस्ट है। वो केवल बड़े बड़े गुरु लोग जो होते हैं, ब्रह्मज्ञानी गुरु, वही लोग ज्ञान दान कर सकते हैं, पर ये विद्या दान जो है ये करते हैं। इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, दे आर ब्राह्मीन्स। कोई भी कैटेगरी का हो, किसी भी जन्म में कुल में पैदा हो, लेकिन है उनका वर्ण क्या हो, एस पर गुणकर्म विभाग सह, ये हो गए ब्राह्मीण। तो मेरे ख्याल में मैं यही समझ करता हूँ। आगे और शूद्र में काफ़ी कैटेगरी है। अच्छा, ये बोलने का कारण एकमात्र है कि हम लोग के जो एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है ना, कि मैं तो ब्राह्मण कुल में पैदा हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, इधर मोची का काम करता हूँ, मैं जूता सिलाई करता हूँ, या जूते की दुकान में बैठ के जूता देता हूँ लोगों को, पाँव का मेजरमेंट लेके मैं उसको जूता पहनाता हूँ, लेकिन कहते हो अपने ब्राह्मण। पर ठीक ठीक भगवान कृष्ण ने जो बताया कि गुण कर्म विभाग से, गुण के हिसाब से, अभी हमने बोला ना, स्कूल टीचर कोई भी कास्ट का हो सकता है, लेकिन बिकॉज ही इज टीचिंग तो उसका ब्राह्मण हो गया वो। इस तरह के हम देख रहे हैं, अभी शूद्र का भी देख रहे हैं। वैसे देखा डॉक्टर, वकील, ये सब भी वैश्य कैटेगरी में आते हैं। और अपने को जिन्होंने सबॉर्डिनेट स्टाफ बना लिया, अधस्तन कर्मचारी बना लिया, वो हो गया शूद्र में आ गया। तो इसी को आगे थोड़ा अगले क्लास में शूद्र क्या और कुछ कैटेगरियाँ हैं उसका चर्चा करेंगे। तब तक मैं मेरी वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।